कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। इतनी ठंड में भी हम आपके लिए हाजिर है कार्यक्रम लेकर के। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। बिल्कुल, आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुरवेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के मछुआरों के लिए बनेंगे 1400 पक्के मकान। झारखंड लाह उत्पादन में भारत में अव्वल। सफल किसान से एक मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की ओर से झारखंड को 350 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि से मछुआरों के लिए 1400 पक्के मकान बनाए जाएंगे। मछुआरों के हित के लिए अन्य मांगों पर केंद्रीय सचिव ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत काम करने को कहा है। बीते दिनों नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में प्रौद्योगिकी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर रमनी ने बताया कि अपना राज्य झारखंड लाह उत्पादन के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ लाह उत्पादन में पहले स्थान पर था। पिछले वर्ष भारत में कुल लाह उत्पादन 19,000 टन हुआ, जिसमें अकेले झारखंड ने 11,000 टन लाह का उत्पादन किया है। जो किसान अपनी फसल को राइजोबियम कल्चर से बीजोपचारित करना चाहते हैं, वो उसके पैकेट पर लिखे निर्देश का पालन अवश्य करें। साथ ही बीजोपचार की प्रक्रिया अधिक तापमान वाले स्थल पर ना करके छाया वाले स्थान पर ही करें। बीजोपचार के लिए राइजोबियम कल्चर एक खास अवधि तक ज्यादा असरदार रहता है, इसलिए उस पैकेट पर उपयोग करने की जो अंतिम तारीख लिखा होता है, उससे पहले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का व्यवहार करने से पहले पैकेट पे लिखे फसल के लिए जिसके लिए अनुशंसित है उसी में उसका प्रयोग करें, और जो उसमें विधि लिखी अंतिम तारीख जो लिखी हुई है उससे पहले उसका व्यवहार करें। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जब इनोकुलेट कर रहे हैं, बीजोपचार कर रहे हैं, तो तापमान जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया मरे नहीं। और हमेशा ये काम बीजोपचार का काम छाया में करना चाहिए, धूप में नहीं करना चाहिए। राइजोबियम से बीजोपचार करने के समय इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के किसान अगर सब्जी फसल भिंडी की गर्मा खेती करना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च तक फसल लगा सकते हैं। कृषक बंधु भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका और संकर किस्मों में सोनल या सारिका नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। भिंडी की गर्मा खेती के लिए 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। अगर संकर किस्म लगा रहे हैं तो 2.25 से 3.5 किलो बीज 1 हेक्टेयर में लगाएं। साधारण किस्मों वाले भिंडी की गर्मा बुआई में कतारों के बीच 4-5 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें, जबकि संकर किस्मों की बुआई में 50 गुना 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका और संकर किस्मों में सोनल या सारिका लगाएं। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंड नट डिकोर्टिकेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के गांव। गांव के लोग सोचते थे कि खेती सिर्फ जीने खाने का साधन है, लेकिन आज जिस किसान से हम मिल रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि खेती सिर्फ व्यक्तिगत तरक्की या जरिया नहीं है, बल्कि ये सामुदायिक और ग्रामीण विकास का आधार है। ये फूलगोभी की खेती है, ये 2-2.5 महीना में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और बीन उन भी लगाते हैं, मिर्चा है, इसमें आमदनी हो जाता है 1-1.5 लाख रुपया। इसमें हम लोग का पूरा परिवार का गुजर बसर चल जाता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के कुछ इस प्रकार भाव दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3500 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8850 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3300 रुपए, आलू 900 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1100 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, बैठे रहिएगा, हम हाजिर होते हैं तुरंत। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और जानकारी ये है कि टपकन विधि से हम ये सब्जी की खेती कैसे करें। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा जी। किसान भाइयों, हमारे झारखंड प्रदेश में सब्जियों
की पैदावार काफ़ी तादाद में की जाती है। ऐसे में इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए नई नई किस्मों की नई नई विधियों की नई जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित है और आज जिस विधि के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं उस विधि का नाम है टपकन विधि और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताइए कि ये टपकन विधि है क्या? टपकन विधि एक सिंचाई की बहुत ही उन्नत विधि है जिसको वैज्ञानिक विधि से हम कहेंगे। ऐसे किसान भाई, आप जो किसान अपने सब्जियों की खेती या कोई भी बागवानी फसलों की खेती करते हैं तो उसमें खास करके आप पटवन विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खेतों में आप पानी को क्यारियों से लाते हैं या आप ट्यूबवेल से लाते हैं और क्यारियों में पानी छोड़ते हैं और उसे खेतों में पटवन करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको यह जानकारी दे दें कि जो आप पटवन इस विधि से करते हैं तो उसमें आपकी करीब 62% पानी जो है वो आपकी बर्बाद चली जाती है और 38 से 40-45% पानी ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ऐसे में जो हमारी टपकन विधि की प्रणाली जो विकसित की गई है, खास करके सब्जियों के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये एक इस तरह की टपकन विधि प्रणाली होती है जो कि आप कहीं कुएं से, कहीं तालाब से, कहीं से पानी का स्रोत से लेते हैं और आपके खेतों में एक पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा होता है और उसमें संतुलित मात्रा में जितनी पानी आवश्यकता आपको देने की है तो आप उस पाइपलाइन के माध्यम से उसको आप अपने खेतों तक देते हैं और पौधों के जड़ों तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी सिंचाई की क्षमता जो होती है किसान भाइयों, ये आपका 90% से अधिक पानी का सदुपयोग जो है वो आपके फसलों को होता है और इसमें कम पानी में आप बेहतर उपज प्राप्त करते हैं, जो उत्पादन जस्ट आपका दुगना के आसपास होता है अगर आप टपकन विधि की प्रणाली को आप अपनाते हैं तो। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किसान भाई, क्योंकि ये टपकन विधि जो है ये खेती सब्जियों के विधि में बिल्कुल नया है ये तकनीक, तो ऐसे में किसान भाई इसे कैसे अपनाएं इस विधि को? किसान भाइयों, जैसे कि आप अगर जो आप खास कर झारखंड के पूरे परिवेश में जहाँ भी या तो समतल भूमि या 2 से 4% की स्लोप होती है जहाँ, तो वहाँ पे आप इसकी जो है सफलतापूर्वक आपकी इसका इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं। इसमें आपका क्या है कि एक पानी का स्रोत चाहिए जो कि सालों पर अगर पानी वहाँ रहता हो, नहीं तो जैसे खासकर बरसात के मौसम में जहाँ कुएँ में पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो इस तरह से पानी का अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आप इसमें तीनों मौसमों तक आपके पानी की संचय हो जाती है। और इसमें क्या है कि जैसे कि आपकी कितने क्षेत्रफल में आपकी लगानी है तो उसमें कितना हॉर्स पावर का मोटर होना चाहिए, फिर इसमें आपके वहाँ से फिर डिफरेंट टाइप के इसके फ़िल्टर होते हैं जो सैंड मीडिया फ़िल्टर्स होते हैं, तो जिस तरह के पानी के स्रोत लेते हैं उस हिसाब से इसकी जो फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। और साथ में आपका इसमें मेन से सब मेन तक आप अपने खेतों में लाते हैं और इसकी जो मेन सब मेन पाइप होती है वो आपके खेतों तक ज़मीन के नीचे आती है और उसके बाद जो आपकी इसकी लेटर्स जो काली वाली पाइपें आप देखे होंगे तो वो आपके खेतों के ऊपर जो है वो सतह पे रहती है जो आप फसल तैयार करते हैं। इसमें यह भी खूबी होती है कि आप पाइप को हटा भी सकते हैं जब आपकी फसल पूरी हो गई हो। तो ऐसे में आप विभिन्न सब्जियां की जो फसलें हैं, चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, फूलगोभी हो, पत्ता गोभी हो, मिर्च हो, तो इन सभी फसलों की जो है आप इसमें सफलतापूर्वक जो है ड्रिप के माध्यम से आप पौधे की खेती जो है आप वो कर सकते हैं। और इसमें पौधे लगाने के तरीके भी हैं कि लैटरल आपकी बीच में जा रही है तो इसके दोनों तरफ या तो आप आयताकार है या तो त्रिभुजाकार ढंग से आप पौधों को प्लांटिंग कर सकते हैं ताकि इससे आपकी जो पानी की जो वितरण होती है वो आपके पौधों को बराबर मात्रा में मिलती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किसान भाई जो टपकन विधि का प्रयोग करेंगे वो क्या सभी मौसमी सब्जियों में किया जा सकता है या किसी खास वर्ग के सब्जियों में इसका प्रयोग हो सकता है? नहीं, किसान भाई जैसे कि बहुत अच्छी जानकारी की बात है, जैसे कि आप टपकन विधि लगा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ जैसे गर्मियों के मौसम में या हमारे सर्दी के मौसम में, इवन बरसात के मौसम में भी अगर आपके पास टपकन विधि लगी हुई हो तो किसान भाई अक्सर हम महसूस कहते हैं जो हमारे खास सब्जियों की खेती होती है इसमें हल्की और निरंतर सिंचाई देनी पड़ती है अच्छी उपज प्राप्ति के लिए। तो क्या होता है बरसात के दिनों में, अगर 2 बरसात के दिनों में जिसको हम ड्राई स्पेल कहते हैं, 2 बरसात के बीच में ज़्यादा अवधि का अंतर हो गया तो आपके फसलों पर विपरीत असर पड़ता है। तो इस केस में अगर आपके पास अगर टपकन विधि प्रणाली आपके यहाँ लगी हुई हो तो जब भी आपको आवश्यकता के अनुसार, जैसे बरसात है, सॉइल मॉइस्चर ऑप्टिमम है तो आपको टपकन चलाने की विधि नहीं आप करें। लेकिन जब आपको इस ड्राई स्पेल का अवसर आता है जहां पौधे को पानी की सख्त आवश्यकता है तो आपके पास टपक विधि प्रणाली है तो उसका आप इसका टपकन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास करके जैसे मैंने कहा कि गर्मियों के मौसम में तो इसकी बिल्कुल नितांत आवश्यक है, चूँकि आप अगर टपकन विधि प्रणाली अपना रहे हैं हमारे किसान भाइयों तो बरसात का पानी जो इकट्ठा होता है कुएँ में और उससे जो आप रबी की फसलें लेते हैं तो आपके कुएं में इतना पानी बचा रहता है कि आप गर्मियों के मौसम में भी आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है टपकन विधि का कि आपका जल स्रोत जो है उसमें पानी बचा रहता है। और सबसे बड़ी खासियत इसमें ड्रिप प्रणाली में यह होती है किसान भाइयों कि आप इसमें खाद की मात्रा जो हमारे पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या कीटनाशक दवा जो पानी में घुलनशील है, तो आप इसमें पानी के साथ साथ आप उसमें खुराक को भी दे सकते हैं, खादों को भी दे सकते हैं। जैसे कि NPK है तो इसमें 19-19-19 आती है या 20-20-20 आती है। तो कहने का मतलब कि वो पानी में घुलनशील है, उसको आप पानी में घोल लें और उसमें एक फर्टिलाइजर टैंक की व्यवस्था होती है जो वेंचुरी के माध्यम से आप पानी पटवन के साथ साथ आप अपने पौधों तक इन खादों को भी वितरण कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके पौधों को खुराक पानी के साथ साथ जो पोषक तत्व हैं वो भी उनको मिल जाते हैं, जिससे कि पौधों की जो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उनको उपज भी अधिक मात्रा में मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आप ड्रिप प्रणाली से पौधों की जो उपज आती है, चाहे वो फल फूल हैं या सब्जियां जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, एक आकार की होती है, उसकी शाइनिंग लस्टर भी अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टपक विधि से आप उन्नत किस्म, उन्नत क्वालिटी के जो हैं आप प्रोड्यूस भी आप उसमें से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बाजार भाव में उसकी कीमत अधिक मिलती है। इसके लागत, इसमें क्या लागत लगती है, क्या खर्च आता है इसका? किसान भाइयों, जैसे कि इसमें आप निश्चित तौर पे ये आप टपकन विधि अपनाते हैं, इसमें चूंकि संयंत्र होती है तो इसमें अगर हम प्रति एकड़ की बात करें तो करीब आपका 80 से 90 हज़ार का खर्चा आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार इसमें अनुदान दे रही है जी, जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है उनके लिए। जी, तो इसमें क्या सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी है स्कीम है कि इसमें अनुदान मिल रही है और 90% जो आपका खर्चा आता है, जैसे प्रति एकड़ अगर 80 से 90 हज़ार का खर्चा आ रहा आपका, तो उसमें 90% तक का अनुदान सरकार आपको दे रही है, जो कि आप जिला उद्यान पदाधिकारी या जिला के जो आपके आत्मा के परियोजना निदेशक हैं या फिर जैसे नाबार्ड ऑफिशियल्स हैं, तो इनसे सरकार, चूँकि ये बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें पानी की बचत होती है और झारखंड परिवेश में इसकी नितांत आवश्यकता है, इसलिए सरकार आपको अनुदान भी किसान भाइयों को दे रही है ताकि इसका आप लाभ उठा सकें, ताकि हमारी जो पानी की समस्या, जैसे कि चर्चा भी हो रही थी कि हमारे झारखंड में सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पे होती है, तो निश्चित तौर पे अगर आप पटवन विधि की जगह आप अगर टपक विधि अपना रहे हैं तो आपकी उत्पादन भी दुगुना हो रही है और आपका इससे लाभ भी दुगुना हो रहा है। तो इस तरह से आप तीनों मौसम में आप सब्जियों में टपक विधि की प्रणाली जो है आप वो अपना सकते हैं। जी, किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों से बहुत लाभ उठाएंगे और टपकन विधि का प्रयोग करेंगे अपनी सब्जियों में। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि इसके लिए अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आपको अनुदान की राशि भी सरकार के द्वारा 90% राशि प्राप्त होती है। किसान भाइयों, इस अंक में बस इतना ही। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जीवन बचाइए, जीवन बचाइए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये और देखिए दादा, आप आइए। जोहार। का हाल चाल? बड़ा एकदम कुकुड़ल दिख रहे हैं। वही तो, स्वेटर भी नहीं डाले हैं। ठंडा है तो क्या करेंगे, सिकुड़ में करेंगे थोड़ा बहुत। है तो स्वेटर जैकेट कुछ तो डालना था। हाँ, स्वेटर लेते कल गलती से उसको धो दिए और आज ऐसा ठंडा बढ़ गया। ठंडा का मौसम है, ऐसा मत कहिए कि रबी का मौसम है। हाँ, वही रबी पे हमको एक बात भी करना है कि देखिए अभी तो मौसम है, ठंडा है, सब है, सब कुछ है, देखे रहे हैं, जाड़ा का मौसम चल रहा है, तो इसमें जो रबी फसल जो हम लोग लगाए हैं, जैसे आलू है, गेहूं है, तो अभी के समय में इसका कैसे देखभाल करें, ये हमको पूछ रहा था। जब हमको ठंडा लग रहा है तो उसको भी लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। किसान भाइयों, अभी आप भी रबी की खेती कर रहे होंगे, तो रबी की खेती की समसामयिक प्रबंधन हम कैसे करें, इसी विषय पर आज हम आपको जानकारी भी देने जा रहे हैं। और जानकारी देने झुमकी बहन हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम जी। तो आइए ये जानकारी लेते हैं। आज हम विरसा के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ हैं कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम, जो हमें बताएंगे कि रबी फसलों की सामयिक देखभाल जाड़े के मौसम में किस प्रकार से करें, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि जाड़े के मौसम में रबी फसलों की सामयिक देखभाल किस प्रकार से हमारे किसान भाई करें, उसके बारे में आप हमें बताएँ। देखिए, जाड़े के मौसम में जो भी खेती होती है उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं रबी की फसल। रबी के मौसम में जो फसल किसान भाई करते हैं, तो इसमें किसान भाई ज़्यादातर आलू लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, मटर लगाते हैं, सरसों लगाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज आपके साथ कम से कम सभी फसलों का तो इतने कम समय में बताना मुश्किल है,
तो कम से कम 1-2 फसल लेकर के हम किसान भाई को ये जागृत करने की कोशिश करें कि वो अभी क्या प्रबंधन करें, क्या अच्छा उपाय करें कि उनको फसल से ज़्यादा उनको लाभ मिले। जैसे पहला क्रॉप हम लेना चाहेंगे आलू के बारे में। तो किसान भाई आलू मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया होगा उनको आलू लगाए हुए, और उनके आलू की फसल अब 30 दिन से लेकर के 40 दिन के आसपास हो रही होगी। और इस समय आलू में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आलू में वो सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई करने के पश्चात उसमें नेत्रजन का खाद का जो है वो प्रयोग करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आलू पे मिट्टी चढ़ाना। तो अगर मिट्टी किसान भाई अभी तक नहीं चढ़ाए हैं तो वो कम से कम मिट्टी अविलंब चढ़ा दें, ताकि आलू के पैदावार में किसी तरह का उनको हानि का सामना ना करना पड़े। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आलू के संबंध में कि देखिए अभी जो है तापमान में काफ़ी गिरावट दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं, और ये उम्मीद है जैसा कि मौसम वैज्ञानिक का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और नीचे जाएगा और पाला पड़ने की पूरी संभावना है। तो पाला से आलू को बहुत नुकसान होता है, और अगर किसान भाई इससे जागृत नहीं रहेंगे तो उनकी आलू की फसल खड़ी की खड़ी रहेगी, और लेकिन जब वो पैदावार जब वो ज़मीन से निकालेंगे तो मालूम है कि उनको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो इसके लिए किसान भाई को क्या चाहिए कि जैसे ही उनको लगे कि पाला का उनको प्रकोप समझ में आ रहा है, और या अभी ऐसे भी सावधानी के बरतने के लिए उनको चाहिए कि खेत में नमी की कमी नहीं होने दें, यानी सिंचाई अवश्य करें। पाला का प्रकोप जैसे ही उनको पता चले कि हाँ मौसम और ख़राब हो रहा है और पाला पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कि बेहतर है कि आप पहले से ही खेत को सिंचाई कर दें ताकि पाला से इस फसल का बचाव हो सके। डॉक्टर साहब अभी आपने चर्चा की रबी फसल के बारे में, नहीं गेहूं के बारे में, तो उसकी क्या सिंचाई व्यवस्था और क्या समय होनी चाहिए उसके बारे में हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे। देखिए गेहूं फसल ऐसा है कि आज गेहूं फसल का बुआई का हमको लगता है कि किसान भाई कम से कम 1 महीने का उनका फसल हो चुका होगा। अगर उन्होंने समय से बुआई किया होगा तो ये करीब 1.5 से 2 महीने का हो चुका होगा, और बुआई के समय उन्होंने सिंचाई जरूर किया होगा किसान भाई। लेकिन गेहूं फसल ऐसा है कि इसमें कम से कम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कम से कम 5 से 6 सिंचाई बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि किसान भाई को चाहिए कि उनको गेहूं में ज़रूर दें। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ये सिंचाई कब कब कैसे दें। तो गेहूं के फसल के लिए है सिंचाई की हर एक 20 दिन के अंतराल पे आपको गेहूं के फसल को सिंचाई करना है। हर एक 20 दिन पर, जिस दिन आपने लगाया है उसके 20 दिन के बाद, 45 दिन के बाद, 65 दिन के बाद, 85 दिन के बाद, 105 दिन के बाद और 120 दिन के बाद। ये उन किसान के लिए है जिनके पास पूरे 6 का 6 सिंचाई देने का साधन उपलब्ध है। मान लीजिए कोई किसान ऐसे हैं जिनके पास सिंचाई के पानी उतना नहीं है कि वो 6 का 6 सिंचाई दे सकते हैं, तो उस हालत में हम किसान भाई को ये सलाह देना चाहेंगे कि अपने पानी के संसाधन का आप सीमित उपयोग करें, और जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ इस ढंग से सिंचाई का आप सिंचाई दें ताकि आपके फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसान भाई के पास इतना ही पानी है कि वो सिर्फ 1 सिंचाई देने में सक्षम है, तो मैं कहूँगा कि जैसे ही आपका क्रॉप 21 दिन का हो जाए, 20 से 21 दिन का हो जाए, आप उस पानी को सिंचाई के तौर पे आप प्रयोग कर लें, और उसके बाद आप नहीं भी करेंगे तो उत्पादन में उतना नुकसान नहीं होगा लेकिन उतना नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कोई किसान संपन्न है, उनके पास कोई भी स्रोत ऐसा है जिससे मान लीजिए वो 2 सिंचाई कर सकते हैं, तो मैं 2 सिंचाई के लिए उनको कहना चाहूँगा कि पहला सिंचाई आप 21 दिन पे करें, दूसरा 85 दिन पे करें, यानी पानी को आपको बचा के रखना है 85 दिन के लिए। अगर किसान भाई कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतना पानी है कि हम 3 दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो झारखंड का जो बनावट है इसमें इससे ज़्यादा सिंचाई किसान के पास नहीं उपलब्ध रहता है, इसलिए बहुत तरह के शोध के बाद और बहुत ये निष्कर्ष निकाला गया है कि अगर सीमित सिंचाई के साधन हैं तो आप उसको उसी ढंग से इस्तेमाल करें जब इसकी आवश्यकता गेहूं फसल को ज़्यादा हो। अब मान लीजिए कि किसान के पास 3 सिंचाई के साधन हैं, तो हम उनको कहेंगे कि आप 21 दिन पे, 85 दिन पे और 45 दिन पे करें। इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गेहूं का जो फसल से जो उत्पादन आपको जितना मिलना चाहिए था, अगर 6 सिंचाई करते तो जितना मिलता
उससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सिंचाई को आप अगर जो हमने बताया है टाइमिंग, इस तरह से आप पालन करें। और अगर हमारे किसान के पास सिंचाई का साधन का कमी नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप हर एक 20 दिन के बाद, जो मैंने शुरू में ही बताया था, 21 दिन, 45 दिन, 65 दिन, 85 दिन, 105 दिन और 120 दिन पर सिंचाई करें। डॉक्टर साहब, हम जाते थे, हम आपसे एक सवाल और जरूर चाहेंगे करना। हम अभी आपने चर्चा की आलू के बारे में, तो आलू की जो निकाई गुड़ाई भी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। उसके लिए जो है क्या जो है जो चीज़ें आवश्यक हैं और क्या जो है हमें सतर्कता बरतनी चाहिए जब हम निकाई गुड़ाई करते हैं आलू के जो खेतों में, तो उसके बारे में हम किसान भाई जरूर जानना। देखिए, निकाई गुड़ाई एक ऐसा चीज़ है कि वो आलू ही नहीं, वो सभी फसल के लिए आवश्यक है। आप खेत में जितना ज़्यादा खरपतवार छोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि आलू के खेत से भी और गेहूं के खेत से भी आप निकाई गुड़ाई हमेशा करते रहें। आपको किसी तरह का खरपतवार को वहाँ उगने नहीं देना है। अगर ये छोड़ेंगे तो क्या होगा कि खरपतवार ये काफ़ी नुकसान होता है। इस पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और हम जानते हैं कि हमारे किसान इस मामले में बहुत जागरूक हैं। वो खेतों में खरपतवार नहीं छोड़ना चाहते हैं और ना छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है, और समय पर उसका निकाई गुड़ाई करके उसको निकाल दें वहाँ से। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर सही तरीके से और सही समय पर निकाई गुड़ाई करते हैं तो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, किसान भाइयों को शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा ये जानकारी से, और काफ़ी जो है लाभान्वित भी हुए होंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। देखें, अच्छा अब हम समझे कि कैसे हमको देखभाल करना है। हमको अब देखभाल तो फसल का भी करना है और अब थोड़ा अपना भी देखभाल कर लेना। बिल्कुल भाई। और किसान भाई से तो हम कहेंगे ही कि फसलों की देखभाल तो जरूरी है ही, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ और जानकारी हमारे पास झुमकी बहन, और वो जानकारी हमने प्राप्त की है IMD पुणे से, तो वो जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा उत्तर पश्चिम की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। आलू की फसल में किसान भाई 7 से 10 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करें। आलू फसल को पछेती अंगमारी रोग से बचाने के लिए रीडोमिल दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में समय से खरपतवार नियंत्रण कर सिंचाई करें। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ। लेकिन एक और काम है, और वो काम है हम अपने किसान भाइयों को हमेशा कार्यक्रम के आखिर में अपना पता बताते हैं। और पता इसलिए बताते हैं कि किसान भाइयों, आपके सामने कोई भी समस्या हो, आपके पास कोई भी सुझाव हो हमारे कार्यक्रम के लिए, तो आप हमें अपने खातों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें। तो चलिए, हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।